डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने बेल्ट और पुलिस के बारे में जानकारी ली थी। उसी का नेक्स्ट टॉपिक जो है बेल्ट्स के टाइप्स और उसका मेंटेनेंस, इसके बारे में इस क्लास के अंदर हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेल्ट को किस प्रकार से सिलेक्ट किया जाता है, उसका कैसे चयन किया जाता है वो देखा था। उसके साइजेस और स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी ली थी, और बेल्ट को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लेदर, कैनवास, रबर, नायलॉन, इनके बारे में जानकारी हासिल की थी। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग बेल्ट के जो कुछ मुख्य प्रकार है उनके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। उसमें से सबसे पहले ज़माने से इस्तेमाल में आने वाला जो बेल्ट है वो फ्लैट बेल्ट के नाम से पहचाना जाता है। तो फ्लैट बेल्ट कैसा दिखता है, उसके इमेजेस यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हैं। ये जो ऊपर वाले फिगर्स है उनके अंदर फ्लैट बेल्ट को दर्शाया गया है। जो अभी एडवांस फ्लैट बेल्ट्स आए हैं उनके ऊपर लेयरिंग होती है। पहले के ज़माने में इंडस्ट्री इतनी एडवांस नहीं थी, तो उसके वजह से नॉर्मली कैनवास या लेदर से बने हुए फ्लैट बेल्ट जो थे इस्तेमाल में आते थे। अभी के इसमें फ्लैट बेल्ट में भी क्या किया गया है, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। उसको और अच्छा इम्प्रूव किया गया है, उसकी वर्केबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, और जिसकी वजह से हम लोगों को क्वालिटी वाले फ्लैट बेल्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली उनका इस्तेमाल थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी फ्लैट बेल्ट अभी भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं, क्योंकि उनकी कुछ खूबियां है उसकी वजह से। तो हम लोग देख रहे हैं फ्लैट बेल्ट के बारे में, जो कि इन 4 फिगर्स के अंदर दिखाया गया है। पहली जो फिगर है इसके अंदर फ्लैट बेल्ट को लेयर में किस तरीके से बनाया हुआ है, कितने लेयर्स होते हैं वो दिखाया गया है। दूसरे में फ्लैट बेल्ट को माउंट किया हुआ है पुलिस के ऊपर, और उसकी ड्राइव सिस्टम को दिखाया गया है। तीसरा भी वही बता रहा है, और चौथा फ्लैट बेल्ट एक्चुअल में किस तरीके से दिखते हैं उसको दर्शाया गया है। ये भी कैनवास, रबर, लेदर, नायलॉन इस्तेमाल के ऊपर से अलग अलग मेटल से या मटेरियल से बने हुए हम लोगों को मार्केट में अवेलेबल होती है। उनकी पर्टिकुलर विड्थ होती है, लेंथ होती है, या हम लोग कह सकते हैं वो पर्टिकुलर साइजेस में आते हैं थिकनेस के हिसाब से, डिपेंड अपॉन द यूजेस। कुछ पूरे के पूरे जॉइंट रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, सर्कुलर रहते हैं, उसको हम लोग काट नहीं सकते। और कुछ इस्तेमाल के ऊपर से कितनी लंबाई तक आपको पावर ट्रांसमिशन करना है उसके हिसाब से एक स्ट्रिप में आते हैं, जिनको अलग अलग फास्टनर्स का इस्तेमाल करके जोड़ के इस्तेमाल में लाया जाता है। तो उनके बारे में भी हम लोग आगे सीखने वाले हैं, जब उन फास्टनर्स के बारे में जानकारी लेंगे तब। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि फ्लैट बेल्ट क्या है। ये एक बोले तो रेक्टेंगुलर, फ्लैट मतलब चपटी या आयताकार, जिसका क्रॉस सेक्शन है। अगर मैं फ्लैट बेल्ट को काटूं तो देखो यहाँ पे दिखाया गया है कटिंग करके, तो ये कैसा सेक्शन दिख रहा है, रेक्टेंगुलर। ये लंबाई हो गई, ये थिकनेस हो गई, बराबर है। तो ये कैसा है, तो रेक्टेंगुलर है। और देखने के लिए कैसा है, फ्लैट है। फ्लैट मतलब चपटा, जैसे यहाँ पे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। तो ये फ्लैट रेक्टेंगुलर सेक्शन वाला बेल्ट होता है। इसके लिए इसको क्या कहते हैं, हम लोग फ्लैट बेल्ट कहते हैं। और इसको बनाने के लिए हम लोग अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने पहले भी जानकारी ली थी। कुछ फ्लैट बेल्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। अलग अलग रेजिन्स का इस्तेमाल किया जाता है उसकी ग्रिप्स बढ़ाने के लिए। तो ये डिपेंड होता है कि उन फ्लैट बेल्ट्स को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। फ्लैट बेल्ट जो है वो इस्तेमाल के ऊपर से अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं, और उसी के हिसाब से हम लोगों को उनको क्या करना होता है, मार्केट से परचेस करना होता है। फ्लैट बेल्ट के बाद नेक्स्ट जो बेल्ट का टाइप है, जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाया जाता है, मशीन्स के अंदर, मोटर्स के अंदर,
आपके कार्स के अंदर, बाइक्स के अंदर, दैट इज नोन एज अ वी बेल्ट। दैट इज नोन एज अ वी बेल्ट। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वी बेल्ट के नाम से जानते हैं। वी बेल्ट क्या है? अगर हम लोग इस बेल्ट को कट करेंगे तो हमें उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे देखने पर वो पता चलता है। किस तरीके से दिखता है? तो वी शेप में दिखता है। किस शेप में दिखता है? वी शेप में। अगर यहाँ पे ड्राइंग में आप देखोगे, एरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये उसका क्रॉस सेक्शन है। तो कटिंग करने के बाद उसका क्रॉस सेक्शन हमें इंग्लिश लेटर वी के समान उसका क्रॉस सेक्शन दिखाई देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो वी बेल्ट कहते हैं, बिकॉज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज शेप लाइक इंग्लिश लेटर वी। तो इन बेल्ट्स को इस्तेमाल में लाने के लिए हमें वी ग्रूव वाली जो पुलीज होती है, उन पुलीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हमारे लेथ मशीन के ऊपर होती है, ड्रिलिंग मशीन के ऊपर होती है, उन पुलीज को वी पुली भी कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर वी ग्रूव बना हुआ रहता है या वी स्लॉट कटा हुआ रहता है, जिसके अंदर ये बेल्ट जाके फिट हो जाता है। ये बेल्ट जो होते हैं, ये बेल्ट बिना जॉइंट्स के बने हुए रहते हैं। मतलब पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर लंबाई में ये कैसा मिलेगा आपको? सर्कुलर शेप में मिलेगा। इसमें कहीं भी जॉइंट नहीं होता है, ये अखंड होता है। तो हम लोग दोबारा उसको जोड़ नहीं सकते हैं। इस प्रकार से ये अखंड बेल्ट होता है। तो अखंड का मतलब कैसे? यहाँ पे ड्राइंग में अगर हम लोग फ्लैट बेल्ट को देखेंगे तो ये भी फ्लैट बेल्ट कैसा है? ये अखंड बनाया गया है, कहीं भी जोड़े क्या नहीं है, पूरे तरीके से। सेम वी बेल्ट भी वैसे ही अखंड मिलते हैं, उसमें कहीं भी जोड़ नहीं होते। तो इस्तेमाल के ऊपर से हमको लेंथ फाइंड आउट करनी होती है और सही तरीके का वी बेल्ट जो होता है मार्केट से लाके उसको फिट करना पड़ता है। मतलब ये बेल्ट जो होते हैं ये बिना जोड़ के बनाए जाते हैं। और ये जो बेल्ट्स होते हैं इनको कैनवास के अंदर रबर जो होता है उसको वेल्कनाइज करके बनाया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है, उसके साथ में रबर को जोड़ते हैं और ये वी बेल्ट बनाए जाते हैं। तो वी बेल्ट के अंदर आपको कैनवास का भी अंश मिलेगा, रबर का भी अंश मिलेगा, मतलब रबर भी मिलेगा, कैनवास भी मिलेगा। सो ऐसा करने पर अलग अलग प्रॉपर्टी का रबर, अलग अलग प्रॉपर्टी का कैनवास इस्तेमाल करके जो वी बेल्ट बनाए जाते हैं, उनको बनाने की वजह क्या है कि उसकी लाइफ बढ़ाना, उसके थ्रू जो एफिशिएंट वर्क करवाना है और क्वालिटी वर्क करवाना है, वो क्वालिटी वर्क और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इस प्रकार का कॉम्बिनेशन जो होता है कैनवास और रबर का किया जाता है। तो उसके लिए अलग अलग टाइप के कैनवास, अलग अलग प्रॉपर्टी का कैनवास या अलग अलग प्रॉपर्टी का रबर जो होता है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। सो कुछ में अधिक मजबूती देने के लिए या प्रदान करने के लिए नायलॉन के जो धागे होते हैं वो नायलॉन का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके जो धागे होते हैं वो कुछ टाइप्स के जो वी बेल्ट्स होते हैं उनके अंदर धागे वो डाले जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। और इसी की वजह से इन बेल्ट्स को अलग अलग साइजेस में दर्शाया जाता है, अलग अलग साइजेस में दर्शाया जाता है, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई। और ये जो लेटर्स होते हैं इनके अलावा एक स्पेशल टाइप जो है जिसको कहा जाता है जेड, ब्रैकेट में एम लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग ड्राइंग में यहाँ पे देख रहे हैं। और ये कौन से हिसाब से दिखाए जाते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझो A36 बताया गया या B59 बताया गया, इनका अर्थ क्या है या इनका मतलब क्या होता है कि ए साइज का वी बेल्ट की जो ऊपरी विड्थ होगी, ऊपरी विड्थ होगी, ऊपर की जो विड्थ होगी ए साइज के बेल्ट की वो कितनी होनी चाहिए? 13 मिलीमीटर। और हाइट कितनी होनी चाहिए? तो 8 मिलीमीटर। और उसका एंगल जो है ये कितना होना चाहिए? तो 40 डिग्री। तो हम लोग अगर ये बात करें तो ये जो चार्ट है इस चार्ट के अंदर हमें बेल्ट के जो साइजेस है उन साइजेस को दर्शाया गया है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि हर एक बेल्ट की जो साइज यहाँ पे दी गई है
एज पर द नेम्स और कैटेगरीज उनके हिसाब से जो उनके कांटेक्ट एंगल्स होते हैं वी के, ये अलग अलग डिग्रीज के हमें मिलते हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो नॉमिनली कि जो अलग अलग साइजेस को दर्शाया गया है बेल्ट के, जैसे ए टू ई से लेके जेड लेटर तक, ये जो साइजेस होती है इन साइजेस में मेन जो डिफरेंशिएट करती है या अलग करती है उन बेड्स को, वो होती है उनकी विड्थ और हाइट, जो कि यहाँ पे इस फिगर में क्या की गई है, दिखाई गई है। जैसे कि लेटर ए के लिए विड्थ कितनी होगी 13 mm, हाइट कितनी होगी तो 8 mm, बी के लिए 17 mm विड्थ और हाइट कितनी होगी तो 11 mm। तो ये समझ लेना है कि इस प्रकार से वी बेल्ट जो है उनको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं ऑर्डर देके। तो ये जो वी बेल्ट है इनकी साइजेस तो हमको पता चल गई, जैसे कि उसकी विड्थ क्या है और हाइट क्या है ये पता चल गई। तो क्या इसके अलावा वी बेल्ट और किसी तरीके से हम लोग परचेस कर सकते हैं क्या? क्योंकि हाइट और विड्थ तो मिल जाएंगी, लेकिन अगर पर्टिकुलर लंबाई की हमें बेल्ट रिक्वायर्ड है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सो देयर इज अ फॉर्मूला, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है वो पुली का वो फाइंड आउट किया जाता है, और उनके जो डायमीटर्स है उन डायमीटर्स को पुली के फाइंड आउट किया जाता है, और उसके बाद फॉर्मूला के जरिए बेल्ट की लेंथ को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, और उससे रिलेटेड लंबाई वाला जो बेल्ट होता है पर्टिकुलर साइज का वो मंगवाया जाता है कि आपको ए टाइप चाहिए, बी टाइप चाहिए, सी टाइप चाहिए, डी टाइप चाहिए, ई टाइप चाहिए। डिपेंड होता है पुली के ऊपर कौन से टाइप का ग्रूव बना हुआ है, कितने डिग्री का ग्रूव बना हुआ है, उसके हिसाब से ये क्या होते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं। तो वी बेल्ट के बारे में हम लोगों ने ये जानकारी ली है, और वो किस प्रकार से दिखते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया। ये जो वी बेल्ट है उन वी बेल्ट के कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। तो पहले हम लोग एडवांटेजेस मतलब ही उनकी जो लाभदायक चीजें हैं वी बेल्ट्स की वो देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें वी बेल्ट के बेनिफिट्स की या एडवांटेजेस की, तो ये जो बेल्ट होते हैं वी बेल्ट जो होते हैं ये बाकी सभी बेल्ट्स की कंपैरिजन में विड्थ में कम होते हैं, कम विड्थ में मिलते हैं, और उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो भी कैसे रहती है, अच्छी रहती है। ये कम से कम टेंशन क्रिएट करते हैं और अच्छे से अच्छा मोमेंटम प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या है कि जो मूवमेंट होता है बेल्ट का वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मोमेंटम मिलता है, जिसकी वजह से एफिशिएंटली वर्क जो होता है ये एफिशिएंट वर्क वहां पे क्या होता है, क्रिएट होता है, या हम लोग पावर को एफिशिएंटली एक जगह से दूसरी जगह बिकॉज ऑफ दिस वी बेल्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी बात अगर कहनी है तो ये वी बेल्ट जो है उनका इस्तेमाल ऐसी जगहों पे या ऐसे स्थानों पे किया जाता है जहां पे बेल्ट का कांटेक्ट आर्क जो रहता है या कांटेक्ट करने का एरिया जो रहता है वो बहुत ही कम होता है, और ऐसी जगहों पे एफिशिएंटली पावर को ट्रांसमिट करना है जहां पे बेल्ट का कांटेक्ट कम हो, तो वहां पे वी बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि वी बेल्ट की खासियत यह है कि खाली वो एक साइड से नहीं तो उसकी तीनों साइड से कांटेक्ट करता है, और बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी वी बेल्ट क्या करता है, सभी तरीके का हाई फ्रिक्शन कांटेक्ट एरिया क्रिएट करता है। मतलब जो फ्रिक्शन होता है वो तीन साइड से होता है, तो एरिया कांटेक्ट एरिया कम होने के बावजूद भी वी बेल्ट से अच्छे तरीके से पावर का ट्रांसमिशन हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए ऐसी स्थानों पर जहां पे कांटेक्ट एरिया कम है बेल्ट का, मतलब बेल्ट का कांटेक्ट बहुत ही कम हो रहा है, तो ऐसी स्थानों पर हम लोग वी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो ये जो वी बेल्ट होते हैं उन वी बेल्ट को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं।
घुमा सकते हैं। ये बेल्ट इतने बेनिफिशियल होते हैं कि जब इनका इस्तेमाल किया जाता है तो इस्तेमाल करते समय कम से कम वाइब्रेशन पैदा होता है, मतलब ना के बराबर ये वाइब्रेशंस पैदा करते हैं, और कम से कम साउंड पावर ट्रांसमिशन में जनरेट होता है। तो कम साउंड और कम कंपन मतलब लेस वाइब्रेशन और लेस साउंड और नॉइज जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे इस वी बेल्ट सिस्टम को इस्तेमाल में लाया ही जाता है। इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे मोस्ट ऑफ ऑल मशीन्स के ऊपर हमें वी बेल्ट ड्राइव सिस्टम ही मिलती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि ये जो बेल्ट है उन बेल्ट्स को मेंटेनेंस की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इनको मेंटेनेंस की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये इनको इस तरीके से बनाया गया है कि जहां पे वी बेल्ट है उनको हम लोग आसानी से बदल सकते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल बेल्ट ड्राइव सिस्टम में बेल्ट्स को बदलना बहुत ही आसान होता है, बाकी सभी पावर ट्रांसमिशन जो भी एलिमेंट्स है उनके अंदर। सो इसीलिए वी बेल्ट जो है उनको आसानी से हम लोग बदल सकते हैं, आसानी से उनको रिपेयर भी कर सकते हैं। ये उनके बेनिफिट्स है। तो जैसे बेनिफिट्स है सेम वैसे ही उसके कुछ नुकसानदेयक या हानिकारक प्रॉपर्टीज भी है, या उससे कुछ हानियां भी है, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, तो उनके बारे में भी हम लोगों को जानना जरूरी है। तो जहां पे सही तरीके का रिक्वायर बेल्ट है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी ये वी बेल्ट से होने वाली हानियां है ये हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर लोड ज्यादा हो जाए किसी ऑपरेशंस में, ऑपरेशन के दौरान अगर लोड ज्यादा हो जाए तो वी बेल्ट जो है ये क्या होते हैं, स्लिप होते हैं, उसके अंदर स्लिप होने की प्रॉपर्टी होती है, और जिसकी वजह से ये फ्रिक्शनेट हो जाएंगे और जल्द से जल्द ये क्या हो जाएंगे, घिस के खराब हो सकते हैं। मतलब क्या है, बिना मतलब ड्राइव का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है एक्स्ट्रा लोड आने पर, मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसकी वजह से हमारे मशीन के बाकी पार्ट जो है वो सेफ रहते हैं, लेकिन वही उसकी जैसे क्वालिटी भी है वही तो उसकी खामी भी है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा अगर एक्सेस लोड आने पर फिसलता रहेगा पुलिस के ऊपर तो ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी साइड जो है ये स्मूथ हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, उसके अंदर क्रैक्स आएंगे और टूट जाएगा, उसकी लाइफ कम हो जाएगी, उसकी ग्रिपिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब हम लोग लोड को कम कर देंगे तो उसकी ग्रिपिंग कैपेसिटी कम हो चुकी रहेगी, उसके अंदर हार्डनेस पैदा हो गया रहेगा बिकॉज ऑफ द रबिंग एक्शन। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। इसीलिए वी बेल्ट जो है इसको हाई लोड के ऊपर डालने से या एक्सेस लोड आने से स्लिप होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, और इसी की वजह से वो आसानी से क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है या नष्ट हो सकता है। दूसरा जो है वो ये कि अगर एयर फ्रिक्शन है या बेल्ट जब चल रहा है और हवा के साथ में वो कांटेक्ट कर रहा है, ज्यादा फ्रिक्शनेट हो रहा है विथ द एयर, तो उसकी वजह से इसकी जो एक्यूरेसी या एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। सो ऐसी सिचुएशन जहां पे ज्यादा हवा है तो ऐसी जगहों पे या एयर का कांटेक्ट बेल्ट के साथ में ज्यादा हो रहा है तो ऐसी जगहों पे ये जो बेल्ट्स है ये बेल्ट्स बहुत ही लेस वर्केबल है, हम लोग बोल सकते हैं उसको कि कम कार्यकुशल है, उसकी एक्यूरेसी जो है या एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है एयर फ्रिक्शन के कारण। दूसरी बात यह है कि वी बेल्ट जो है ये वी बेल्ट कम दूरी के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वी बेल्ट की ये सबसे ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है कि वी बेल्ट को हम लोग लंबाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लंबे दूरी के पावर ट्रांसमिशन के लिए या मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं ड्यू टू उसकी कैपेसिटी। ये छोटे डिस्टेंस के लिए ही बने हुए हैं और छोटे डिस्टेंस में ही ये पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लंबी दूरी तक वी बेल्ट को अगर पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो बिकॉज ऑफ द स्लैकनेस बेल्ट जो है अपना काम करना छोड़ देंगे, उसके अंदर
लूजनेस आएगा, जो हम लोगों ने पहले टर्म्स ऑफ बेल्ट्स के अंदर जाना है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये कम दूरी के लिए ही सही है या प्रयुक्त किए जा सकते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अन्यथा इस्तेमाल इनका लंबी दूरी के लिए करना ही नहीं है, ये निषिद्ध है। इसके बाद उसका एक और डिसएडवांटेज है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बेल्ट होती है वो उनको पूरे ए बी सी डी ऐसी उनकी साइजेस हम लोगों ने पता चली बाय द लेटर्स, उनके डायमेंशंस हमको पता चले, विड्थ कितनी होती है, हाइट कितनी होती है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि पर्टिकुलर साइज के बेल्ट के लिए पर्टिकुलर साइज की पुली रिक्वायर्ड है, या फिर मशीन की पुली के ऊपर जो ग्रूव बने हुए हैं उनकी साइजेस के हिसाब से ही हम लोगों को बेल्ट का सिलेक्शन करना पड़ता है। अन्यथा हम अगर दूसरे साइज का भी बेल्ट लाके उसको बिठा के उसके थ्रू कोई पावर ट्रांसमिशन का काम करने की सोचे तो ये वर्क सही तरीके से परफॉर्म नहीं होगा, बेल्ट उस जगह पे नहीं बैठ पाएगा, नहीं टिक पाएगा, ना ही पावर ट्रांसमिशन का काम वहां पे अच्छे तरीके से होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इन बेल्ट को पर्टिकुलर साइजेस में बनाया जाता है। सो इन बेल्ट का यूज या इस्तेमाल बेल्ट की साइज की जो पुली होती है उन पर्टिकुलर साइज की पुली के ऊपर ही किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा एक और डिसएडवांटेज है वी बेल्ट का। तो यहाँ पे हम लोगों ने वी बेल्ट के कुछ एडवांटेजेस भी समझ लिए और कुछ डिसएडवांटेजेस जो है मेन वो भी समझ लिए। इसके बाद ये जानना है कि एप्लीकेशंस ऑफ अ वे बेल्ट के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं। बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंजन से, आईसी इंजन से, हमारे बाइक्स या कार के मोटर्स है उनके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक मोटर से, ब्लोअर से, कंप्रेसर से, मशीन टूल्स है, मशीन से, फार्मा इंडस्ट्रीज है या फार्म इंडस्ट्री है, उनके अंदर जितने भी मशीन्स आते हैं उनके अंदर आपको कौन से बेल्ट्स मिलेंगे? तो मोस्ट ऑफ ऑल वी बेल्ट्स ही मिलेंगे बिकॉज ऑफ देयर वर्क एफिशिएंसी और कॉन्टैक्ट एरिया while ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड मोशन। जो वी बेल्ट का कॉन्टैक्ट एरिया होता है जब वो पावर को ट्रांसमिट करते हैं उसके हिसाब से वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसकी जो साइड्स होती है 3 साइड्स एट अ टाइम उस बेल्ट की कॉन्टैक्ट करती है। बिकॉज ऑफ दैट ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, एफिशिएंटली पावर को ट्रांसमिट करते हैं। इसके लिए मोस्ट ऑफ ऑल जगहों पे इंजिन्स में, मशीन्स में हमें वी बेल्ट जो है उसके एप्लीकेशन दिखाई देते हैं या इस्तेमाल जो है ये दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो क्या है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वी बेल्ट्स के बारे में और उसकी सेफ्टी के बारे में जानकारी लेनी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट को देखेंगे इस चार्ट में तो आपको क्या पता चलेगा? तो इन पाई चार्ट के अंदर हमें ये दिखाया गया है अलग अलग कलर्स के थ्रू कि फेल्यूर जो होते हैं, बेल्ट्स ड्राइव जो फेल्यूर होते हैं उस फेल्यूर होने की वजह क्या है। तो ब्लू कलर से दिखाया गया है इम्प्रॉपर ड्राइव मेंटेनेंस। जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम है उसको इम्प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस किया गया है। मतलब क्या है? सही तरीके से अगर उन ड्राइव्स को मेंटेन किया जाए जिसके ऊपर बेल्ट अपने आप को बिठा के घुमाने का काम करता है तो वो ड्राइव कभी फेल नहीं होगा या उसकी लाइफ जो है ये लाइफ बढ़ेगी। लेकिन बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर मेंटेनेंस बेल्ट ड्राइव जो है ये फेल हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? तो यहाँ पे वो दिखाया गया है इम्प्रॉपर बेल्ट और शेव इंस्टॉलेशन। शेव इंस्टॉलेशन मतलब क्या है? शेव इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है कि हम लोग सही तरीके से बेल्ट को इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, फिट नहीं कर रहे हैं, उसको सही तरीके से सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर पुली उसका स्पीड, उसके ऊपर आने वाला लोड, डिस्टेंस, इसके हिसाब से बेल्ट का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बेल्ट को इस्तेमाल के बाद उसकी फ्रिक्शनल कैपेसिटी जो होती है वो फ्रिक्शनल कैपेसिटी कम हो जाती है। घिसाव या घर्षण की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। अगर बेल्ट की फ्रिक्शन की ताकत कम हो जाए,
फ्रिक्शन होने की किसके साथ में, तो पुली के फेस के साथ में, जहां पे बेल्ट अपने आप को बिठाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, बेल्ट ड्राइव सिस्टम फेल हो जाएगी, क्योंकि वहां पे वो स्लिप होता रहेगा। तो उसको सही तरीके से शेविंग नहीं किया गया, रेजिन पाउडर्स का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे टैलो पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, टैलो रेजिन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि चर्बी से बनी हुई रहती है, तो जिसकी वजह से उसकी ग्रिप बैठती है। तो अगर सही तरीके से वो ना किया जाए तो क्या हो जाएगा, बेल्ट ड्राइव सिस्टम फेल हो जाएगी। थर्ड क्या है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कभी नमी बढ़ती है, कभी गर्मी बढ़ती है, मतलब ही क्या है, आर्द्रता बढ़ती है, पानी का अंश बढ़ता है। तो ये जो एनवायरनमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर जो बदलाव होते हैं, उनका इफेक्ट भी क्या कहाँ पे होता है, तो बेल्ट ड्राइव सिस्टम के ऊपर होता है। जैसे कि धूल मिट्टी का बैठना, पानी के अगर तुषार है, आर्द्रता है, मॉइस्चर है जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये मॉइस्चर की वजह से धूल मिट्टी यहाँ पे जाके बैठ जाएगी और जो स्लिपरेज का काम करेगी, और जिसकी वजह से उसका असर कहाँ पे होगा, बेल्ट ड्राइव सिस्टम। तो वहां पे भी वो सही तरीके से रख रखाव ना किया जाए, उसको क्लीन ना किया जाए, तो फिर भी बेल्ट ड्राइव सिस्टम क्या हो सकती है, फेल हो सकती है। अगर फोर्थ पॉइंट क्या है, पुअर ड्राइव डिजाइन। पुअर ड्राइव डिजाइन मतलब जो मशीन के लिए ड्राइव बनाए गए हैं या सिलेक्ट किए गए हैं, तो पर्टिकुलर ऑपरेशन के हिसाब से क्या लोड के हिसाब से उन ड्राइव को सिलेक्ट ना करना। अगर आपको वहां पे रिजिड बेल्ट ड्राइव चाहिए तो वहां पे वो नहीं है, वी बेल्ट ड्राइव चाहिए तो वो नहीं लगाया, उसकी वजह पे आपने फ्लैट बेल्ट ड्राइव लगाया है और लोड ज़्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में बेल्ट ड्राइव फेल हो जाएगा। तो पुअर ड्राइव डिज़ाइन जो है उसका मतलब वही है कि सही तरीके का ड्राइव को डिज़ाइन ना करना, सही तरीके की बेल्ट और पुलिस को सिलेक्ट ना करना, तो वो डायमीटर भी असर करता है, बेल्ट का मटेरियल भी असर करता है। तो उसी को पुअर ड्राइव डिज़ाइन कहते हैं, सही तरीके का ड्राइव डिज़ाइन ना होना या इस्तेमाल ना करना। नेक्स्ट जो है वो क्या बताता है ब्लू कलर से, इम्प्रॉपर बेल्ट स्टोरेज और हैंडलिंग। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मटेरियल को स्टोर करना भी एक कला होती है, उसके अंदर भी एक प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर बेल्ट जो है उनको सही तरीके से स्टोर ना किया जाए तो उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का असर भी होता है, उसके वजह से वो हार्ड भी होते हैं, उसके अंदर अलग अलग कैविटीज भी जनरेट होती है, क्योंकि वो रबर और कैनवास से बना हुआ है, तो रबर के ऊपर एटमॉस्फेयर का असर होता है, तो उसको सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है। और वो सही तरीके का स्टोरेज ना होने की वजह से रबर जो है ये हार्ड हो जाता है। जैसे हमारे बाइक्स के टायर होते हैं, कंटिन्यूसली इस्तेमाल ना करने पर उसके ऊपर क्रैक जाते हैं, ज्यादा घिसा होने पर, हीट होने पर भी वो क्रैक जाते हैं, तो उसको सही तरीके से मेंटेन करना जरूरी है। सेम एज इट इज बेल्ट जो है उसके अंदर भी रबर, कैनवास इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेदर का इस्तेमाल करते हैं, नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं, और एटमॉस्फेयर का, एनवायरमेंट का या एनवायरमेंट के होने अंदर होने वाले चेंजेस का असर वहां पे होता है, दिखाई देता है, और वो असर उन मटेरियल्स के ऊपर होता है जो कि आगे जाके फेल्योर होने के चांसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सही तरीके से बेल्ट्स जो है उनको स्टोर करना जरूरी है, जिसकी वजह से ये ड्राइव सिस्टम फेल ना हो। बेल्ट जब भी रिक्वायरमेंट है, सही बेल्ट सही क्वालिटी में मेंटेन किया हुआ बेल्ट हमें मिल जाए, तो ये भी एक फेल्यूर का क्या है, रीजन है। उसके बाद लास्ट में है कौन सा, सबसे छोटा दिखाया गया है, डिफेक्टिव ड्राइव कंपोनेंट्स। डिफेक्टिव ड्राइव कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, पार्ट्स। जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम है उन बेल्ट ड्राइव सिस्टम को अखंड नहीं बनाया, पूरे सॉलिड तरीके से नहीं बनाया, ये अलग अलग पार्ट से मिलके ये ड्राइव बनता है। तो अगर ये ड्राइव बनाते समय जो पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो सही तरीके से नहीं काम करने वाले हैं, गलत तरीके का उनका सिलेक्शन है, उनके अंदर कुछ खराबियां है, फिर भी हम लोगों ने उनका इस्तेमाल किया है, जैसे हम लोग बोलते हैं चला दो, चलने दो, एज इट इज, तो वो कैसे हो गए, डिफेक्टिव ड्राइव कंपोनेंट्स हो गए। और इनकी वजह से आपका मशीन तो चालू होता है लेकिन हर बार वो मेंटेनेंस में निकलता है, उसके अंदर खराबियां आती है, वो बंद पड़ता है, पावर सही तरीके से ट्रांसमिट नहीं होता है, तो ऑपरेशंस में वो क्वालिटी नहीं या फिनिश नहीं मिल पाती। ये डिपेंड होता है बिकॉज ऑफ द, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने सही तरीके से ड्राइव कंपोनेंट जो है वो इस्तेमाल नहीं किए, तो डिफेक्टिव ड्राइव कंपोनेंट्स का असर वहां पे होता है। लेकिन इन पाई चार्ट्स की वजह से हमें ये पता चलता है किस किस वजह से हमें ये नुकसान वी ड्राइव की तरफ से मिल सकता है। तो उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो इम्प्रॉपर ड्राइव मेंटेनेंस, क्योंकि ये बाकी सभी पॉइंट्स जो है ये उसके अंदर ही आ जाते हैं।
भले हम कुछ भी कहें, ये ध्यान में रखना है, अगर सही तरीके से मेंटेनेंस किया जाए तो हम लोग मशीन को अच्छा काम करने लायक या पर्टिकुलर उसकी वर्केबिलिटी लाइफ जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने वी बेल्ट या बेल्ट ड्राइव सिस्टम जो है उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और रिलेटेड टू सेफ्टी जो है वो यहाँ पे समझ लिए है, या हम लोग कह सकते हैं उसको देख लिया है। तो जो प्रिकॉशंस है वी बेल्ट को इस्तेमाल करते समय, वो प्रिकॉशंस क्या है और ड्राइव के फेल्योर होने के रीजंस क्या है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, समझ लिया है, देख लिया है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि वी बेल्ट जो है, ये वी बेल्ट पुली के ऊपर हमेशा टाइट होनी चाहिए। अगर वो लूज हो जाए थोड़ी सी भी तो उसकी वजह से स्लिप होने के चांसेस, फिसलने के चांसेस बेल्ट के ज़्यादा होते हैं और पावर ट्रांसमिशन सही तरीके से नहीं होता है। पावर और मोशन ट्रांसमिशन जो है वो सही तरीके से नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। वी बेल्ट जो है उसकी जो नीचे का सरफेस होता है, जिसको हम लोग तली कहते हैं या एंड कहते हैं, एंड का जो सरफेस होता है ये हमेशा ग्रूव के साथ में कभी कभार कांटेक्ट नहीं करता, या कांटेक्ट भी करना नहीं चाहिए। अगर वो कांटेक्ट करेगा तो साइड जो होते हैं वो साइड्स कभी भी सही तरीके से अपनी ग्रिप पुली की एज के ऊपर नहीं बिठा पाएंगे। यह हमेशा ध्यान में रखना है कि वी बेल्ट जब पुली के साथ में कांटेक्ट करता है तो उसका वी का जो एंड होता है, ये वी का एंड कभी भी नीचे वाले सरफेस के साथ में पुली के कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। तो वी बेल्ट की जो दो साइड्स होती है वो दो साइड ही पुली की साइड के साथ में अच्छी तरीके से कांटेक्ट करनी चाहिए, तभी पावर ट्रांसमिशन सही तरीके से हो सकता है। पुली जो होती है उनके ऊपर आवश्यकता अनुसार ही हमें वी बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके लिए सही बेल्ट्स का ही सिलेक्शन होना जरूरी है। जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही आपको क्या करना चाहिए, वी बेल्ट्स का सिलेक्शन करना चाहिए। मतलब क्या है, पुली के ऊपर भले आपके 5 स्लॉट बने हुए हैं या 5 ग्रूव बने हुए हैं जहां पे आप 5 बेल्ट्स बिठा सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे रिक्वायरमेंट ना होते हुए भी हम लोग वो 5 बेल्ट बिठाएं। जैसे कि ड्रिल मशीन के ऊपर एक बेल्ट से भी हमारा काम चल जाता है, तो वहां पे बाकी 3 स्लॉट वो खाली ही रहने चाहिए, वहां पे 3 बेल्ट्स और एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है कितना रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का ऑपरेशन है, उसके हिसाब से वी बेल्ट इस्तेमाल करने चाहिए, उनको प्रयोग में लाना चाहिए। इसके साथ में ही हम लोगों को यह ध्यान में रखना है कि मेंटेनेंस की वजह से ही, सही तरीके का मेंटेनेंस ना होने की वजह से क्या होते हैं, बेल्ट ड्राइव सिस्टम में खराबियां आती है, दोष उत्पन्न होते हैं। और उनको अगर सही रख रखाव कर दिया जाए तो वी बेल्ट ड्राइव सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसके कुछ दोष होते हैं, उन दोष को देखना है कि वो दोष कौन से हैं और उसकी जो रेमेडिटीज है या उसके जो समाधान है उसको किस तरीके से निकाल दिया जा सकता है, वो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जैसे कि अगर कहा जाए कि बेल्ट से आवाज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक तो वो ओवरलोड हो गया, मतलब ज्यादा लोड उसके ऊपर आ गया, एक्सेस स्पीड या लोडिंग किया गया जिसकी वजह से बेल्ट से आवाज आती है। या फिर अगर हम लोग कहेंगे तो बेल्ट का पुली के साथ में कांटेक्ट जो है, आर्क ऑफ कांटेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं, ये कम हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट बेल्ट आवाज कर रहा है, वो खटक खटक आवाज करेगा। या फिर अगर हम लोग बोले जो टॉर्क बेल्ट के ऊपर दिया जाता है वो टॉर्क ज्यादा लग जाता है, मतलब क्या है, ज्यादा टॉर्क दिया जाता है, और जिसकी वजह से टॉर्क का मतलब एक प्रकार से ताकत, तो ज्यादा टॉर्क होने की वजह से भी बेल्ट से आवाज होना चालू हो जाता है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अगर ओवरलोड हो रहा है तो क्या करना चाहिए, ड्राइव का जो लोड है उसको चेक करना चाहिए। सही तरीके से आर्क कांटेक्ट नहीं हो रहा है बेल्ट का,
या आर्क ऑफ कांटेक्ट सही नहीं है बेल्ट का, तो क्या करना चाहिए, तो जॉकी पुली का इस्तेमाल करना चाहिए और सही तरीके का कांटेक्ट आर्क बनाना चाहिए। अगर टॉर्क जो है स्टार्टिंग में ज्यादा लग रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो बेल्ट का टेंशन है उस टेंशन को बढ़ाना चाहिए, ऑटोमेटिकली टॉर्क डाउन हो जाएगा या कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है होता है वो होता है बेल्ट का फिसलना। बेल्ट क्यों फिसलता है, तो उसमें से पहला चीज ये है कि पुली जो होती है उसके ऊपर आपको ग्रीस या ऑयल लगा हुआ मिलेगा, तो उसे क्या करना चाहिए, हमें क्लीन करना चाहिए। अगर आप उसको क्लीन करते हो तो बेल्ट का फिसलना रोक सकते हो। दूसरी बार बेल्ट क्यों फिसलता है, तो उसके लिए रीजन क्या होता है, तो ओवरलोड होना। ओवरलोड होने की वजह से बेल्ट का फिसलना तय होता है। तो लोड कम करो, ऑटोमेटिकली बेल्ट फिसलना कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बेल्ट का जो टेंशन होता है वो टेंशन कम होने की वजह से भी बेल्ट फिसलना चालू हो जाता है। तो आप तनाव या टेंशन जो है वो टेंशन उसके ऊपर बढ़ाओ, ऑटोमेटिकली टेंशन बढ़ने की वजह से उसका फ्रिक्शनेट होना सही हो जाएगा और वो फिसलना बंद कर देगा। थर्ड पॉइंट जो है वो बेल्ट का जल्दी खराब होना। बेल्ट जल्दी क्यों खराब होता है, जैसे कि बेल्ट चल रहा है, ज़्यादा फ्रिक्शन कर रहा है जिसकी वजह से अधिक हीट हो रही है, उसकी वजह से बेल्ट खराब होता है। तो जहाँ पे ऐसा हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि बेल्ट गर्म हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वहाँ पे हवा छोड़नी चाहिए। हवा का कांटेक्ट वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे वो कांटेक्ट करके हीट जनरेट कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली वहाँ का टेम्परेचर जैसे ठंडा हो जाएगा, बेल्ट का जो घिसाव है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बेल्ट जल्दी खराब होने की दूसरी वजह क्या होती है कि बेल्ट में सबसे ज्यादा झटके लगते हैं। और ये झटके क्यों लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर टेंशन कम हो जाता है। तो वो टेंशन कम होने की वजह से वो झटके लगते हैं, वाइब्रेट होता है, खटक खटक करके आवाज आता है और इसकी वजह से वो घिसता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो बेल्ट का जो टेंशन है उसको बढ़ाना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उसके जो झटके है या वाइब्रेशन है वो कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उसका जो वेयर आउट है वो कम होके वो खराब होना बंद हो जाएगा। बेल्ट का खराब होने का तीसरा रीजन क्या होता है, तो जो स्लीव होती है वो स्लीव खराब हो जाती है और स्लीव खराब होने की वजह से बेल्ट जो है वो जल्दी खराब हो जाता है। तो ये जो स्लीव होती है उसके लिए क्या करना है, तो बेल्ट के जो गार्ड्स होते हैं उन बेल्ट गार्ड का या बेल्ट में गार्ड का इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, स्लीव जो है ये खराब नहीं होती और बेल्ट का खराब होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट जो मेन डिफेक्ट वहां पे आता है, तो बेल्ट के जो धागे होते हैं ये अलग हो जाते हैं, उसमें से धागे निकलना चालू हो जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि पुली का जो सेंटर होता है उस सेंटर से जो दूरी होती है वो दूरी कैसे होती है, बिटवीन द सेंटर्स की जो दूरी होती है वो ज्यादा होती है। तो अगर उसकी वजह से क्या होता है, बेल्ट के अंदर टेंशन क्रिएट होता है, वो खींचता है और उसके धागे जो है निकलना चालू हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बेल्ट का टेंशन जो है वो क्रिएट करना चाहिए। और वो टेंशन कैसे क्रिएट होगा, तो उसके लिए जॉकी पुली का इस्तेमाल करना चाहिए, टेंशन कम करो, या फिर मतलब ही वो डिस्टेंस कम करो, या फिर ड्राइव के अंदर फ्लाई व्हील का इस्तेमाल करें। तो ड्राइव के अंदर फ्लाई व्हील का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बेल्ट के जो धागे निकलते हैं इस डिफेक्ट को हम लोग कम कर सकते हैं और जिसकी वजह से बेल्ट की लाइफ जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे कुछ रीजन से जिनको सही तरीके से मेंटेन करने पर हम लोग वी बेल्ट ड्राइव को अच्छी तरीके से मेंटेन रख सकते हैं, उसके थ्रू अच्छे तरीके से कोई भी वर्क जो है वो वर्क परफॉर्म करवा के ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया है, तो वी बेल्ट का मेंटेनेंस जो है वो किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं और उसके अंदर आने वाले जो डिफेक्ट्स है उनके बारे में हम लोगों को क्या हो जाती है, सावधानियों के संकेत जो है बेल्ट ड्राइव के थ्रू मिलते हैं, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। अभी नेक्स्ट हमें जो देखना है ये क्या है, तो वी बेल्ट के जो बहुत सारे टाइप्स है उन टाइप्स के अंदर कौन से टाइप्स के वी बेल्ट मार्केट में अवेलेबल है और उनकी खूबियां क्या है, कहाँ पे उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो उसमें से पहला जो है उसको क्या कहा जाता है, रिब्ड बेल्ट। रिब्ड बेल्ट का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है,
कॉम्पैक्ट एरिया है, तंग जगह, जहां पे ज्यादा स्पेस नहीं है, ओपन स्पेस नहीं है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को अप्लाई करने के लिए, ऐसी तंग जगहों पे ज्यादा से ज्यादा पावर को ट्रांसमिट करना है, उसके लिए क्या किया जाता है, जो रिब्ड बेल्ट होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। बेल्ट के ऊपर क्या करते हैं, रिब बनाते हैं। रिब मतलब हम लोग बोलते हैं ना पसलियां, इंसान की रिब मतलब क्या हो गई, पसलियां हो गई। तो पसलियां मतलब एक होती है क्या, नहीं, बहुत सारी पसलियां होती है। सेम एज इट इज बेल्ट के ऊपर भी बहुत सारे रिब बने हुए रहते हैं। तो देखो यहाँ पे वो दिखाया गया, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे ये रिब्स बने हुए रहते हैं। 6 रिब्स होते हैं, 4 रिब्स होते हैं, 5 रिब्स होते हैं, डिपेंड्स होता है इस्तेमाल के ऊपर। तो ऐसे रिब जो है वो रिब्स वहां पे क्या किए हुए रहते हैं, बनाए रहते हैं। तो बेल्ट पर रिब बनाकर क्या किया जाता है, जो कांटेक्ट एरिया होता है बेल्ट का वो बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, बेल्ट के थ्रू हम लोग अधिक पावर और मोशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो वो रिब्ड बेल्ट कैसे होते हैं वो यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है। तो इसके अंदर वायर्स लगी हुई रहती है, डिफरेंट साइजेस के वायर्स जो होती है वो लगी होती है, दैट इज नोन एज अ रेनफोर्स्ड कॉर्ड्स। और उसके ऊपर अलग अलग कुशंस लगे हुए रहते हैं, और एंड में जो सेक्शन बना हुआ रहता है दैट इज नोन एज अ रिब। जो वी ड्राइव का वी शेप जो बना हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिब कहते हैं। लेकिन उन रिब्स को रबर से तो बनाए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर अलग अलग लेयर बने हुए रहते हैं, और जिसकी वजह से ये ड्राइव जो है बहुत अच्छी तरीके से क्या करता है, काम करता है। देखो ऊपर की तरफ टॉप फैब्रिक लगा हुआ है जो कि कैनवास से बना हुआ रहता है। टेंसाइल कॉर्ड्स रहती है, कॉर्ड्स मतलब वायर्स, ये टेंसाइल मतलब जो भी ताण वहां पे जनरेट होता है वो ताण को कम करने का काम करती है। एडेसिव रबर्स का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है, उन एडेसिव रबर के बीच में क्या किया हुआ रहता है, उन कॉर्ड्स को रखा हुआ रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो टॉप फैब्रिक है और नीचे का जो रबर का रिब्ड सेक्शन है, ये ज्वाइंट करने का, एक दूसरे के साथ में चिपका के रखने का काम ये कौन करता है, तो एडेसिव रबर का जो ये सेक्शन है जिसके अंदर टेंसाइल कॉर्ड्स भी लगे हुए हैं वो करता है। और जिसकी वजह से बेड्स की लाइफ जो है वो ज़्यादा बढ़ी हुई मिलती है। तो इन बेड्स को जिन नंबरों से दिखाया जाता है उसको किस तरीके से दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे लिखाया हुआ है, देखो 10 PJ 10 16। तो 10 क्या बताता है, पहले के जो 2 लेटर्स होते हैं इसके साइजेस स्पेसिफिकेशन में, तो वो 10 नंबर बताता है हमें उसका पिच। पिच मतलब क्या है हमको मालूम है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टीथ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 10 mm। तो यहाँ पे वो दिखाया गया है पिच साइज कितना है, 10। उसके बाद पीजे का मतलब क्या होता है, तो ये साइज को इंडिकेट करता है। पीजे ये बेल्ट की साइज को क्या करता है, इंडिकेट करता है, उसकी विड्थ और थिकनेस को इंडिकेट करता है। उसके बाद वैलिड लेन जो है मतलब क्या है, 1016 ये क्या बताती है, तो ये नंबर हमें इंडिकेट करता है पर्टिकुलर लंबाई को, बेल्ट की पर्टिकुलर लंबाई को। तो इस नंबर की वजह से हमें बेल्ट की लंबाई का पता चलता है, बेल्ट की लंबाई ज्ञात होती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिब्ड बेल्ट जो है वो सही तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं इस्तेमाल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है, टूथड और ट्रिमिंग बेल्ट। कुछ लोग उसको टाइमिंग बेल्ट भी कहते हैं, कुछ लोग इसको टाइमिंग बेल्ट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये बेल्ट के ऊपर टीथ जो बने हुए रहते हैं सेम एज इट इज रिब्ड बेल्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन ये लंबाई में कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, लंबाई को क्रॉस रहते हैं। तो एक्सिस के साथ, पुली के एक्सिस के साथ में कैसे रहते हैं, पैरेलल होते हैं, तो ये टीथ की तरह दिखते हैं। तो इस बेल्ट के अंदर की जो साइड्स होती है उनके अंदर क्या बने हुए रहते हैं, दांते बने हुए रहते हैं। इस पुली भी गियर के समान दांते वाली होती है। इसकी जो पुली होती है वो भी गियर के समान कैसे होती है, तो टीथ वाली होती है। गियर के ऊपर जैसे टीथ होते हैं वैसे इन पुलिस के ऊपर भी हमें वो टीथ दिखाई देते हैं। इसके अंदर दांते जो है बेल्ट के ऊपर के वो फंसते हैं, और इसी की वजह से बेल्ट जो है वो पुली के ऊपर कभी स्लिप होता नहीं है और अच्छे तरीके से पावर को ट्रांसमिट करता है। तो ये टूथड या ट्रिमिंग बेल्ट का एक बेनिफिट है। तो इसको सबसे छोटे डिस्टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे बताना है तो हार्ली डेविडसन की बाइक से उसके अंदर हमको यही बेल्ट टाइप का बेल्ट ड्राइव सिस्टम मिल जाएगा। उसके बाद जो होता है वो है लिंक बेल्ट। लिंक बेल्ट
जो यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाया गया। अलग अलग मटेरियल से इसके लिंकेज बनाए जाते हैं, जैसे हमारी चेन होती है साइकिल की, सेम एज इट इज ये लिंकेज बने हुए रहते हैं। सो फॉर दैट रीजन दिस इज नोन एज अ लिंक बेल्ट। ये जो लिंक बेल्ट होते हैं उसके जो लिंक होते हैं ये चमड़े के छोटे छोटे लिंक्स, लिंक मतलब टुकड़े को रिक्वायरेशन के अनुसार, मतलब ये आवश्यकता अनुसार हम लोग जोड़ते हैं और उसको बनाते हैं। बाय रिवेट्स, बाय पिन्स से उनको जोड़ा जाता है। इस बेल्ट की जो लेंथ होती है ये कभी तय नहीं की जाती, इस्तेमाल के ऊपर से ये लिंक की लेंथ मेंटेन की जाती है मशीन के ऊपर जब उसको बिठाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमको देखना है यह है बेल्ट टेंशन के बारे में। बेल्ट टेंशन अगर हम लोग ड्राइव में देखेंगे तो यहाँ पे ड्राइंग में यह टेंशन दिखाया गया है कि बेल्ट ड्राइव में अगर जो ड्राइवर पुली है उसका घूमने का दिशा और ड्रिवन पुली का घूमने की दिशा और बेल्ट का पोजीशन, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये टाइट साइड है, क्योंकि क्या है जब ड्राइव घूमता है, ड्राइवर पुली घूमती है तो बेल्ट को वो खींचती है, इसीलिए एक साइड उसकी टाइट रहती है। लेकिन जब वो दूसरी तरफ पावर को ट्रांसमिट करते हैं ड्रिवन पुली की तरफ तो उसकी स्लैक साइड वहां पे बन जाती है, मतलब क्या है वो साइड हमेशा लूज रहती है, लूज मिलती है। सो यहाँ पे वो ड्राइंग में दिखाया गया है। तो ये स्लैक को कम करने के लिए कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जॉकी पुली का इस्तेमाल करते या फ्लाई व्हील का इस्तेमाल करते, उसको दबाते हैं नीचे की तरफ और टेंशन को कम करते। ये क्यों? क्योंकि इसकी वजह से कांटेक्ट एरिया बढ़ता है, फ्रिक्शन बढ़ता है और पावर ट्रांसमिशन का काम अच्छी तरीके से होता है। तो ये जो बेल्ट टेंशन है वो अगर कम हो जाए, और कम होने की वजह से क्या होता है बेल्ट के अंदर स्लीपेज के चांसेस होते हैं, बेल्ट फिसलना चालू हो जाता है। तो जिसकी वजह से उसका जो वेलोसिटी रेशियो है बेल्ट का वो कम हो जाता है, और वेलोसिटी रेशियो कम हो गया उसका मतलब ही पावर ट्रांसमिशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसीलिए सही तरीके का बेल्ट टेंशन जो है ये बनाने के लिए क्या किया जाता है, कुछ मेथड्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट कौन सा है, करेक्ट आर्क पैदा करना, सही तरीके का उचित आर्क या संपर्क क्षेत्र जो है, कांटेक्ट एरिया जो है उसको बढ़ाना, बेल्ट का कांटेक्ट एरिया बढ़ाना। तो वो कांटेक्ट एरिया कैसे बढ़ाया जाता है, तो जो डिस्टेंस होता है इन डिस्टेंस को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। पुली के बीच में जो दूरी होती है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहले पुली जो है ये पुली यहाँ पे थी, फिर उसको खींच के क्या किया गया, यहाँ पे बिठाया गया, डिस्टेंस बढ़ाया गया। और डिस्टेंस बढ़ाने की वजह से क्या हो गया, बिटवीन द सेंटर्स पुली का डिस्टेंस बढ़ाने की वजह से बेल्ट का कॉन्टैक्ट आर्क या कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो बढ़ गया, और जिसकी वजह से सही तरीके से पावर ट्रांसमिशन हो गया। अगर ज्यादा ही टेंशन लूज है तो फिर क्या किया गया है, उसके अंदर जॉकी पुली का इस्तेमाल किया गया। जॉकी पुली का इस्तेमाल करके क्या किया गया है, तो टेंशन को और ज्यादा बढ़ाया गया, जो स्लैक साइड है उसको दबाया गया, और जिसकी वजह से पावर ट्रांसमिशन अच्छे तरीके से हो रहा है, बिकॉज कॉन्टैक्ट एरिया जो है या रैपिंग एंगल हम लोग जिसको बोलते हैं वो रैपिंग एंगल बढ़ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बेल्ट टेंशन को सही तरीके से सेट करते हैं, और जिसकी वजह से हमें सही तरीके का इफेक्ट जो है ये इफेक्ट मिलता है। थैंक यू। यहाँ पे हमारा वो जो एंड है लेसन का वो एंड हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।